इसका चुनाव खत्म हो गया है और बाइंड अप की तैयारी में है। मतलब यूँ कहें कि हम जिस बूथ पे बैठे हैं वहाँ पे अब जो सीलिंग की प्रोसीडिंग होती है, बक्से वगैरह जो अब जाते हैं उसकी तैयारी हो रही है। ऐसे में हमारे साथ ऋषि मिल गए। ऋषि है तो हमारे पुराने साथी, दिल्ली से आए हुए हैं, बिहार तक के संवाददाता हैं और पूरे बिहार का नब्ज टटोलने आए हैं। तो मैंने सोचा कि ऋषि से बात करें कि बिहार की नब्ज इस वक्त सब लोग टटोल रहे हैं, आपके पास कौन सा मन मिला है और आपने क्या टटोला है। ऋषि भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भास्कर जी। एनालिसिस की देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आज तो मैं सिवान वाली सीट पे था, सिवान रघुनाथपुर। मोर और लेस मेरी अपनी समझ कहती है कि फाइट बहुत बहुत क्लोज फाइट है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से रघुनाथपुर की सीट का विश्लेषण अगर मैं करूं तो कुछ सीटों पर गया जहां मुस्लिम मतदाताओं से ही ज़्यादातर बातचीत हुई है मेरी उन सीटों पे। उनके मन में दो चीज़ें हैं। एक तो सिंपैथी है क्योंकि शहाबुद्दीन नहीं रहे अब, और शहाबुद्दीन के बिना ये पहला चुनाव है जब उसामा आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसामा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक सिंपैथी वो है, और दूसरी सिंपैथी ये है कि लोग ये बात जरूर कहते हुए नजर आए मुझे कि यार एक लड़का चुनाव लड़ रहा है और उसको हराने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं, दो राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है। और इस तरीके से उसको टेरराइज करना और उनके नाम को उसामा से उसामा बिन लादेन कर देना, वो सब मुस्लिम मतदाताओं के बीच में अच्छा मैसेज नहीं गया है। और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ अगर यादव वोटर्स की भी अगर मैं बात करूं तो यादव वोटर भी बहुत इंटैक्ट दिखा है मुझे उन इलाकों में। अगर उन इलाकों में वोट बहुत इंटैक्टनेस के साथ पड़ रहा है तो उसमें हम मान के चलते हैं कि जो दूसरी कैटेगरीज हैं, जो ईबीसी हो गया या एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, उन सब में भी कहीं ना कहीं उसामा को लेकर एक सिंपैथी दिखी है मुझे। उसामा सीट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये टफ कॉल है, लेकिन अभी एक वेट थोड़ा सा स्विंग उनके पक्ष में दिखा। सिवान की सीट में मुझे लगता है कि मंगल पांडे के लिए अच्छी और बुरी खबर दोनों है अभी, अगर हम उसको क्लोज करें तो। चूंकि मोकामा के बाद बिहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा हॉट सीट है तो रघुनाथपुर और सिवान है। चूंकि यहाँ पे बीजेपी के मंगल पांडे हैं और रघुनाथपुर से ओसामा है। ऐसे में शाख तेजस्वी को भी बचाना है मुआई समीकरण का, और मंगल पांडे को भी साबित करना पड़ेगा कि हम सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है। तो ये जो दोनों के लिए धर्म संकट है, और जो वोटिंग का परसेंटेज है इस चुनाव में, जिस हिसाब से जो ट्रेंड हमें मिल रहा है अभी तक, जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से 60+। और आपको याद होगा ऋषि भाई कि 2000 में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड रहा था, बहुत ज़्यादा वोटर निकले थे। तो ऐसे में यह चुनाव जा किधर रहा है ये जरा, चूँकि आप पूरे बिहार को देखे हैं, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने कवर किया राहुल गांधी को, तो एक तो वहाँ से आपने वो चीज़ों को पकड़ा है। तो सीमांचल से लेकर पूरे मध्यवर्ती बिहार तक कहाँ जा रहा है आपके नज़र में? देखिए, दो बात मैं बताऊंगा। बहुत तगड़ा स्विंग था एनडीए के पक्ष में, 5-6 दिनों में चीज़ें बदली हैं, जो मेरी अपनी समझ कहती है। 5-6 दिनों में थोड़ा ये चुनाव मुड़ा है, टफ हुआ है, आरजेडी ने अपनी जगह गेन किया है। और लास्ट टाइम ये जो स्विंग वोटर को पकड़ना, जो स्विंग वोटर पकड़ेगा वही चुनाव जीतता है, क्योंकि बाकी तो सबके वोटर फिक्स है। स्विंग वोटर अगर इधर के दिनों में अगर आरजेडी मजबूत हुई है और स्विंग वोटर उनकी तरफ जाएगा तो अच्छी खबर नहीं है फिर एनडीए के लिए। दूसरी बात, वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, अप्रत्याशित रूप से अगर बढ़ गया वोटिंग परसेंटेज तो फिर नीतीश कुमार जी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और इसमें देखना पड़ेगा, अगर वोटिंग परसेंटेज में अगर यूथ का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है तो डेफिनेटली बिहार में यूथ जो है वो एक चेंज की तरफ देख रहा है जितना ज़्यादा हम लोग। और ये अपार्ट फ्रॉम कास्ट, सेकंड, प्रशांत किशोर जो है अगर 7 से 8% तक वोट ले लेते हैं ओवरऑल, अगर हम कहें तो 7 से 8% अगर वोट ला रहे हैं तो मान के ये चला जा रहा है कि जो स्वर्ण वोटर है वो ज़्यादा टूटेगा प्रशांत किशोर के पक्ष में। तो ऐसे में ये फिर से वो एनडीए को डैमेज करता हुआ दिख रहा है। एनडीए जीत जाएगी या मजबूती स्थिति में है ये तो हर कोई कहता है, हम भी कह रहे होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि वोटर के मन में क्या है कोई नहीं जानता है। लास्ट में रिजल्ट हमने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर हर जगह देखे हैं कि किस तरीके से शॉक एंड सरप्राइज रहा है रिजल्ट्स में। तो बिहार में भी शॉक एंड सरप्राइज हो सकते हैं आप, लेकिन आरजेडी थोड़ी सी मजबूत हुई है पहले से, ये स्थिति दिख रही है। और वोटिंग परसेंटेज अगर अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है, 7-8% का स्विंग है,
तो फिर सरकार के लिए थोड़ी सी परेशानी की खबर मुझे दिखती है। क्योंकि 2020 में बहुत मामूली अंतर था, हाँ, एक आध 12,000 वोटों का, एक आध % का अंतर था। ऐसे में मैं एक चीज सिवान में है अभी, अब तो सिवान की 8 विधानसभा में अगर मैं आपके व्यूज को ये एज ए जर्नलिस्ट मैं ये जानना, कौन से सीट पे किसको एज मिलते दिख रहा है? देखिए मुझे लगता है रघुनाथपुर में ओसामा के पास एज है, सिवान सदर की सीट में अवध बिहारी चौधरी के पास एज है, मे बी मे नॉट बी, लेकिन महाराजगंज की सीट में हेमनारायण शाह को एज है, दौरंदा वाली सीट में आरजेडी के उम्मीदवार को एज है, क्योंकि वहाँ बीजेपी आपस में जेडीयू जो है वो सिर फुटबॉल है, वहाँ विरोध है। गोरियाकोठी वाली सीट बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ जा रही है। इसके अलावा जीरादेई में भी मुझे लगता है कि मोर और लेस वो एनडीए की तरफ का स्विंग है। तो इस तरह की परिस्थिति मैं देख रहा हूं, और मतलब वो जो 6 और 2 का पिछला आंकड़ा था वो चेंज होके 5-3 तक आ सकता है, उससे कम नहीं होता हुआ देख रहा हूं मैं। मतलब अभी मजबूती से पकड़ बनाती हुई दिख रही है महागठबंधन सिवान में। हाँ, मतलब कि एक सीट का लॉस ही है, लेकिन अगर वो टेक्निकली अगर आप देखिएगा तो एक सीट का लॉस है, लेकिन अगर वो बचा ले जाएगी 5 सीट तो भी काफ़ी है उसके लिए। तो अगर अनुमानित कहें जो फर्स्ट फेज का 121 सीटों का इलेक्शन हो रहा है, इसमें आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि 121 में से कितने सीटों पे एनडीए को माइलेज मिलते दिख रहा है? नहीं, देखिए सीट तो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सीट तो नहीं बता पाऊंगा, मुश्किल है मेरे लिए। एज बता दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दर्शक भी जो देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आप एज समझना चाहते हैं तो आप कल से नेताओं के वीडियो देखना शुरू करिएगा, कि जो लोग सेकेंड फेज में वोट मांगने जा रहे होंगे, अगर उनका वो बॉडी लैंग्वेज और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया होगा जिस पार्टी का भी, तो आप समझिएगा कि फर्स्ट फेज में उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जो नेता एक्साइटेड है, खुश है, नई चीज़ें बात कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि उसको फर्स्ट फेज की अच्छी खबरें मिली होंगी। तो आप अब नेता ढूंढिए कि कौन क्या कह रहा है। दर्शकों को उलझा रहे हैं ऋषि भाई आप। नहीं, मैंने तो उनको रास्ता बता दिया है, क्योंकि नंबर आज के डेट में प्रिडिक्ट करना, मान के चलिए कि प्रिडिक्ट करेंगे और गलत ही साबित होंगे, तो नंबर्स पे नहीं जाते हैं हम लोग। लेकिन अभी चूंकि फर्स्ट फेज का ही चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंटेज सेकंड फेज में कैसा होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि मान के चला सीमांचल वाले क्षेत्र में वोट है तो उस क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी अच्छी है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, और फिर वो कितना बैलेंस करेगा और वो कितना ओवरऑल आगे बढ़ाएगा ये देखना होगा। लेकिन फर्स्ट फेज में मोर और लेस मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को ऐसा लग रहा होगा कि उनका अच्छा निकला है फेज। कमोबेश ऋषि भाई के हिसाब से लड़ाई बहुत ही टाइट है, और अभी जो एज है कि वो ये नहीं कह सकते हैं कि किसके पक्ष में है। हाँ। पूरे सीटों पे पलड़ा कभी भी कहीं भी जा सकता है, और उसका सबसे बड़ा कारण होगा वोटरों का परसेंटेज बढ़ना। वोटिंग परसेंटेज में जो तब्दीली हुई है वो कहीं ना कहीं दोनों दल के लिए, एक ही दल के लिए नहीं ऋषि भाई, दोनों दल के लिए शुभ संकेत नहीं है। और आने वाले वक्त में जब फाइनल जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो मुझे लग रहा है कल या परसों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो जाएगा। मतलब आज रात में आ जाए तो इलेक्शन कमीशन भी हमें सरप्राइज कर लेगा। हाँ, तो वो चीजें जैसे जैसे डेटा आएंगी तो और चीजें क्लियर होके आएंगी। लेकिन ये जो परसेंटेज है, इससे यह अनुमान जरूर है कि सेकेंड फेज वाले का परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ता दिखेगा। तो वो एक चुनौती है, और बीजेपी या एनडीए अपनी चुनावी मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, तो कितनी सफल होती है और कितना सीटों पे बढ़त बनाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऋषि भाई हमसे बात किए और इतना अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।